कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करने लगे हैं। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और उनके सम का मॉडुलस लें तो उनके सम का मॉडुलस लेसर इक्वल होता है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस से, और हमेशा ग्रेटर इक्वल होता है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस के मॉडुलस से। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो z1 प्लस z2 मॉडुलस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये जिससे ये हमेशा लेसर इक्वल है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस के इक्वल हो सकती है। और चूँकि ये हमेशा ग्रेटर इक्वल है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस के मॉडुलस से, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है z1 प्लस z2 के मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू ये हमेशा कितनी हो सकती है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस का मॉडुलस। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम मॉडुलस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत हो तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। कुछ MCQs देखते हैं। हमारे पास एक MCQ है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस हमेशा 6 है। हमने इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका मॉडुलस अलबत्ता हमेशा 6 है। दूसरे अल्फाज में कह ये सकते हैं कि जो दूसरा वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो इसका मतलब बेसिकली है, अगर z2 को मैं x प्लस आयोटा y कह लूँ तो ये है x² प्लस y² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6, या कह लें x² प्लस y² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन वाले वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 6 है, वो कोई एक आध नहीं है, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस सर्कल के ऊपर हैं जिसका रेडियस 6 यूनिट है। जब z2 चेंज होता जाएगा तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस भी चेंज हो सकता है। z1 फिक्स नंबर है, z2 फिक्स नंबर नहीं है, इनका मॉडुलस चेंज हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और अभी हमने देख लिया है कि z1 प्लस z2 के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। यहाँ z1 का मॉडुलस हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से हल कर लें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट यानी 5, ये 5 हो गया। और z2 का मॉडुलस हमेशा 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई 11, जो कि हमारे पास इस वक्त चॉइस C है, ये हमारी करेक्ट चॉइस है। एक और MCQ आपके सामने है, z1 फिर इस दफ़ा फिक्स है, z2 इस दफ़ा फिर वेरी कर रहा है, वही z2 का मॉडुलस 6 है, इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है कि सम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। और हमने देखा है जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है z1 प्लस z2 के मॉडुलस की, वो होती है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस और इस सारे का मॉडुलस। z1 का मॉडुलस हल करें पिछली क्वेश्चन की तरह से ही, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका मॉडुलस आ गया 5। z1 मॉडुलस की जगह 5 लिख दिया, माइनस z2 मॉडुलस हमें डायरेक्ट गिवन है 6 है, और फिर इसका मॉडुलस, और 5 - 6 -1 और उसका मॉडुलस 1, तो कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू 1, और वो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। द इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा इज़, 3 + 4 आयोटा का इन्वर्स हमने मालूम करना है। इन्वर्स का डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं आप, या डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि अगर मुझे इस z का इन्वर्स मालूम करना है तो डेफिनेशन ये है कि z को और इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 आएगा। याद रहे इन्वर्स दो तरह का होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
और एक एडिटिव इन्वर्स। जब दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों तो उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ज़ीरो आता है। अगर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को फ़र्ज़ करें मैं Z1 कह लूँ, ये Z का एडिटिव इन्वर्स हो तो इनको ऐड करके ज़ीरो आएगा। और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों एक दूसरे के Z और Z1 तो उनको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। और जब कुछ भी ना कहा जाए, सिर्फ इन्वर्स कहा जाए, तो कन्फर्म है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होती है। मुझे Z इन्वर्स मालूम करना है, उसके लिए 3 + 4 आयोटा राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर है, लेकिन ये ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड शक्ल में लिखा जाता है, उसके लिए नीचे नहीं ऊपर आयोटा होना चाहिए। नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज कर लिया। न्यूमरेटर में मेरे पास 3 - 4 आयोटा आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास बन गया a² - b² और आयोटा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। यानी मेरे पास आंसर आ गया 3 - 4 आयोटा ओवर 25। और ये ऑप्शंस में है 3 - 4 आयोटा ओवर 25। यस, ये हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है। और कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और नेक्स्ट डी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। हम इस वक्त बात करने लगे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट और कोशेंट की बात करने लगे हैं। अगर कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट और कोशेंट जो है आपको सिंपल आम मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना होगा। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो, Z1 हो R1 cos θ1 + आयोटा sin θ1 और Z2 हो R2 cos θ2 + आयोटा sin θ2 और हमने इनको मल्टीप्लाई करना हो, तो याद रहे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत आसान बात है, इनके जो मॉडुलाई हैं वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करना हो तो उनके आर यानी उनके मॉडुलाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आर्गूमेंट यानी एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला है मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको याद होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ आर्गूमेंट की ज़रूरत हो दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं क्या आया है, दोनों के आर्गूमेंट्स का सम आया है। वो आर्गूमेंट प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, वो आर्गूमेंट जो हैं वो जनरल भी हो सकते हैं। मैं इस वक्त जनरल आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक का आर्गूमेंट Z1 था दूसरे का आर्गूमेंट Z2 था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर्गूमेंट होगा वो उन दोनों आर्गूमेंट्स के सम के बराबर होगा और जो Z1 Z2 का मॉडुलस होगा वो उन दोनों मॉडुलाई के आम प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट लेते हैं, तो कोशेंट लेने पे सिंपली मॉडुलाई उनके डिवाइड हो जाएंगे और आर्गूमेंट न्यूमरेटर वाले आर्गूमेंट में से डिनोमिनेटर वाला आर्गूमेंट माइनस हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ आर्गूमेंट की ज़रूरत हो, आपको ज़रूरत हो आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 की, तो आप सिंपली क्या करें, न्यूमरेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट में से डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट को माइनस कर लें। इस तरह से आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स के कोशेंट का, उनकी डिवीजन वाले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट मालूम कर सकते हैं। एक छोटा सा रिज़ल्ट है वो ये कि अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हों, cos θ1 + आयोटा sin θ1 को, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर में प्लस की बजाय दरमियान में माइनस आ रहा हो, cos θ2 - आयोटा sin θ2, तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड शक्ल में चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हुए आर्गूमेंट ऐड कर लेंगे, तो आर्गूमेंट ऐड होने की बजाय माइनस हो जाएंगे, यानी फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ θ1 - θ2 प्लस आयोटा sin ऑफ θ1 - θ2।
अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरा स्टैंडर्ड शक्ल में ना हो, दूसरे में दरमियान में प्लस की बजाय माइनस आ रहा हो, तो मल्टीप्लाई करने पे आर्गूमेंट ऐड होने की बजाय माइनस हो जाएंगे। और गैस कर सकते हैं अगर इस तरह के दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपको डिवाइड करना पड़ जाए, अगर आप cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 को डिवाइड करें cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से, यानी जो क्वोशंट में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो स्टैंडर्ड शक्ल में नहीं है, दरमियान में माइनस है। इस माइनस को पहले प्लस में चेंज करेंगे, फिर डिवीजन के मुताबिक ऊपर वाले में से नीचे वाला आर्गूमेंट माइनस करेंगे, तो फाइनली बेसिकली आर्गूमेंट ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा, और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। आप इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, डिवाइड करने से क्या आंसर आता है, और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दूसरा स्टैंडर्ड शेप में ना हो, दरमियान में माइनस हो, तो फिर मल्टीप्लाई करते हुए एंगल ऐड होने की बजाय माइनस हो जाता है, और डिवाइड करते हुए माइनस होने की बजाय ऐड हो जाता है। इन बातों को याद रखते हुए कुछ MCQs करते हैं। आपके सामने एक और MCQ है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स उसने दिए हुए हैं Z1 और Z2, इनके क्वोशंट का आर्गूमेंट हमने मालूम करना है। और कौन सा आर्गूमेंट मालूम करना है? जर्नल आर्गूमेंट मालूम करना है। अभी हमने रिजल्ट देखा है कि अगर मुझे दो नंबर्स के क्वोशंट का आर्गूमेंट मालूम करना है तो कैसे मालूम होगा? ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट माइनस नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। ऊपर वाले का आर्गूमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले देख लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है। इसमें x माइनस का है लेफ़्ट साइड पे, y प्लस का है ऊपर को सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट कैसे मालूम करते हैं? पाई में से माइनस कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स को, लेकिन x और y को प्लस लेते हुए, यानी 1/3 का स्क्वायर रूट। 1/3 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आर्गूमेंट बनता है? टेंजेंट इनवर्स 1/3 का स्क्वायर रूट का है π/6 का। एलसीएम ले लें, ये 5π/6 आ गया। यानी जो न्यूमिनेटर वाला कम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसका आर्गूमेंट 5π/6 आ गया। डिनोमिनेटर वाले का आर्गूमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वाले में x प्लस का है राइट साइड पे, y प्लस का है अप साइड पे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट सिंपली क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स y/x 4/4, 4/4 1, यानी π/4 आ गया। ऊपर वाले का आर्गूमेंट 5π/6, डिनोमिनेटर वाले का π/4 चाहिए दोनों के क्वोशंट का, और क्वोशंट का आर्गूमेंट ऊपर वाले आर्गूमेंट में से 5π/6 में से माइनस कर लें आप नीचे वाला आर्गूमेंट π/4, और इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24 और 4 5 ज़ा 20, माइनस 4 6 और 6 पाई, और 20 माइनस 6 14/24 पाई, और 14/24 पाई 2 से डिवाइड कर दें तो 7π/12, और 7π/12 ऑप्शन में मौजूद है। ए ऑप्शन जो है वो हमारी चॉइस है। एक और MCQ है। Z1 और Z2 वही पिछले क्वेश्चंस वाले ही हैं। इस दफ़ा इनके प्रोडक्ट का आर्गूमेंट मालूम करना है, तो प्रोडक्ट का आर्गूमेंट दोनों के आर्गूमेंट्स को ऐड कर लेंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसका आर्गूमेंट आया है पहले वाले का 5π/6, दूसरे वाले का आर्गूमेंट आया है π/4। दोनों को ऐड कर लें, 24 एलसीएम, 6 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, प्लस 4 6 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6, और साथ में पाई आ गया, और ये बन गया 26/24 पाई, और ये बन गया 13/12 पाई। ये मेरे पास
आर्गूमेंट आ गया Z1 इंटू Z2 का 13/12 पाई, और ये हमारे पास ऑप्शन है इस वक्त ऑप्शन डी। तो डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। एक छोटा सा आपके लिए हिंट है, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछ लेता Z1 इंटू Z2 का, आर्गूमेंट आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। 13 π/12 का मतलब है पाई से थोड़ा ज़्यादा, ये वाला आंसर आया है हमारे पास। अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पिक्चर के मुताबिक आप देख सकते हैं वो ये वाला होगा। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक टोटल बनता है हमें पता है 2 पाई में से इधर वाला हिस्सा माइनस कर दें। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 पाई में से माइनस कर दें 13/12 पाई को। 2 पाई में से जब आप इसको माइनस करेंगे, साथ में ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगी, साथ में इसके माइनस का साइन भी अप्लाई कर लें। एलसीएम ले लें, 24 - 13, ये माइनस का 11 π/12 जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। तो मैंने आपको बेसिकली फार्मूलाई के अंदर जब प्रोडक्ट और क्वोशंट हल करवाया है तो उसमें जनरल आर्गूमेंट कैलकुलेट होगा। अगर आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या एमसीक्यू में प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए आ गया है तो आप क्या करें, जो आपके पास जनरल आर्गूमेंट आ गया है उसको देख लें वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ बन रहा है, और अकॉर्डिंगली देख लें कि वहाँ से प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे कैलकुलेट हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। और एक और एमसीक्यू है, आर्गूमेंट मालूम करना है हमने एक मरतबा फिर। ब्रैकेट के अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका क्वोशंट है और उस क्वोशंट का आर्गूमेंट मालूम करना है। ऊपर वाले का आर्गूमेंट जो है वो 30 डिग्री है, उसमें से माइनस करेंगे नीचे वाले आर्गूमेंट को 45 डिग्री, और आंसर कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री। लेकिन इसमें गलती है। क्या गलती है, गौर करें, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड शेप में नहीं है, माइनस हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर काम उल्ट हो जाएगा, डिवाइड करते हुए ऊपर वाले में नीचे वाले आर्गूमेंट को ऐड कर लेंगे, ऊपर वाले आर्गूमेंट में डिनोमिनेटर वाला आर्गूमेंट ऐड कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। और 75 डिग्री हमारे पास चॉइस है, ए हमारी चॉइस है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर के क्वोशंट और प्रोडक्ट के आर्गूमेंट्स मालूम किए हैं और क्वोशंट और प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका रिवाइज़ किया है।